नमस्कार दोस्तों, आप सबका अद्वैत क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको इन्फॉर्म किया था कि हम जो अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो पोस्ट गुप्ता से स्टार्ट करेंगे। पोस्ट गुप्ता जो आपके सिलेबस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, बट उसको लेकर मटेरियल बहुत कम उपलब्ध है। इसी वजह से मैं अपना जो टॉपिक स्टार्ट मैं करने वाला हूं वहां से उसका नाम होगा पोस्ट गुप्ता। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है, इसको पोस्ट गुप्ता ही क्यों कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी तक पूरा इतने सारी डायनेस्टीज लिखी हैं, हम इसकी चाहते तो हम इसका नाम स्टार्ट डायनेस्टीज के अकॉर्डिंग ही कर सकते थे। जैसा इसे पहले मौर्य के टाइम लिखा गया है, उससे पहले हम देखते हैं बुद्धिस्ट पीरियड हम कहते हैं या गुप्ता पीरियड कहते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि इसको पोस्ट गुप्ता पीरियड ही क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि हिस्ट्री में जब पीरियड्स का नॉमेनक्लेचर हो रहा था, जब उनका नामांकन हो रहा था, तो उसमें ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है कि वो पीरियड किन वजहों से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसा मौर्यास पीरियड में देखते हैं, जैसा बुद्धिस्ट पीरियड में देखते हैं, जो पीरियड है वो बुद्धिस्ट रिलीजन या बुद्धिस्ट धर्म का जो प्रभाव था उसको लेके उस पीरियड का नाम जाना जाता है। उसी प्रकार जब मौर्यास पीरियड में आते हैं तो मौर्यास पीरियड उस समय इतनी डोमिनेंट एक पावर थी जिसकी वजह से उसका नाम मौर्य पीरियड नाम दिया गया। उसी प्रकार हम उसको क्या है, उसको एक स्टैंडर्ड या उसको एक इंप्रेशन मान लेते हैं, जिसकी वजह से जब हम मौर्यास के बाद में आते हैं तो उसको नाम हम क्या देते हैं, पोस्ट मौर्य। ठीक है, उसी तरह गुप्तास पीरियड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पीरियड माना जाता है। ठीक है, जिसने भारतीय इतिहास में बहुत मजबूत तरीके से अपना इंप्रेशन, अपना फुटप्रिंट छोड़ा था, जिसकी वजह से जब हम गुप्तास के आगे आते हैं तो उस पीरियड को पोस्ट गुप्ता पीरियड कह देते हैं। इसी वजह से इसको पोस्ट गुप्ता पीरियड कहा जाता है। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने वाली है, और हम आज की लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे, वो ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्त की डेथ मानी जाती है लगभग 467 एडी में। ठीक है, अब इसकी छोटे से फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए ये हिस्ट्री का एक पूरा साइकिल था। ठीक है, गुप्तास पीरियड जहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। मान लीजिए चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था 319 के एडी के आसपास माना जाता है। ठीक है, 319 एडी, जिसको हम गुप्त संवत के नाम से भी जानते हैं, गुप्त एरा के नाम से। उसका जो उत्कर्ष टाइम आता, जो जेनिथ प्राप्त करता है गुप्त पीरियड, वो हम मानते हैं स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त जेनिथ से मेरा मतलब ये भी है कि स्कंदगुप्त तक आते थे गुप्ता अंपायर जो था पूरी तरीके से कॉन्सोलिडेटेड था, मजबूत स्थिति में। बट आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्त कब 467 एडी में, सॉरी 467 एडी में क्या देखने को मिलता है कि अब जो गुप्त पीरियड है उसका डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाता है, उनका अवसान शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब डिक्लाइन शुरू होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो उसके अंडर जो सबऑर्डिनेट रूलर्स थे, जिनको इस पीरियड में सामंत या फ्यूडल कहा जाता था, वो एक एक करके ऑटोनॉमस स्टेट में आने लगे। ठीक है, और जब जैसे जैसे गुप्त पीरियड में अवसान आता गया, धीरे धीरे सारी डायनेस्टीज आपको दिखने लगती है। ठीक है, तो यही है कि जब तक गुप्त पीरियड स्ट्रॉन्ग रहा, उसने सेंट्रलाइज सिस्टम, जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उस पर अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखा, तब तक जितने भी सबऑर्डिनेट जितने थे, रूलर्स थे या किंग्स थे, वो एक अपनी कंट्रोल स्टेटस में थे। पर जैसे ये कमजोर होने लगा, ये सब धीरे धीरे क्या होने लगे, अपने आप को एक ऑटोनॉमस स्टेटस में आने लगे। ठीक है, उसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है, कौन सी थी, वो थी यशोधर्मन ऑफ मालवा। कौन सी है, यशोधर्मन ऑफ मालवा। ठीक है,
यशोधर्मन ऑफ मालवा किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है? तो माना जाता है ये ओलिकर डायनेस्टी है, ओलिकर डायनेस्टी। यशोधर्मन के बारे में ये चीज बहुत सारे सोर्सेज हमें पता चलती है कि इसके जो फादर का नाम था वो था प्रकाश धर्मन। क्या नाम था? प्रकाश धर्मन। यशोधर्मन के जो पिताजी का नाम था, फादर का नाम था प्रकाश धर्मन, और इन्हीं प्रकाश धर्मन को माना जाता है इन्होंने ओलिकर डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, सोर्सेस कहां मिलती हैं? मैं हमेशा इस बात पे ध्यान देता हूं, हिस्ट्री को जब आप समझिए तो उसको सोर्सेस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कि हमें सोर्सेस कैसे मिले, उसका लिटरेरी सोर्सेस क्या है, उसकी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है। मैं आपको बहुत विस्तार से इन सब बातों पर चर्चा होगी। फिलहाल आप ये सोचिए हमें इसको सोर्सेस कहां से मिलते हैं। ठीक है, सोर्सेस हमें कहां से मिलते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इस डायनेस्टी का है, ओलिकर डायनेस्टी का, वो क्या है? मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन। मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन किसका है? वासुल का है। ये नाम याद रखिएगा, किसका है? वासुल का है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है इस मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन का? बेसिकली ऐसा माना जाता है कि मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन दो पाए गए, मंदसौर से दो इंस्क्रिप्शन पाए गए। एक जो इंस्क्रिप्शन है उसका डेटेड नहीं, उसका टाइम पीरियड नहीं पता चलता है, बट जो दूसरा इंस्क्रिप्शन है वो 532 एडी का है। 532 एडी का है ये मंदसौर पिलर जो है वो 532 एडी का है। और इसी मंदसौर इंस्क्रिप्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में? यशोधर्मन के बारे में। ठीक है, इसके बाद एक और बात यहीं पे ध्यान रखिए, मंदसौर इंस्क्रिप्शन इससे पहले भी आपको मिलेगा। कब मिलेगा? गुप्तास पीरियड में। ठीक है, इसी मंदसौर इंस्क्रिप्शन किसका है? मंदसौर इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त के टाइम का है। और इसी मंदसौर इंस्क्रिप्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या मिलती है? कि इस समय जो वीवर्स थे, सिल्क वीवर्स थे, वो लाट प्रदेश गुजरात को छोड़कर, वो जो कोस्टल एरिया है गुजरात का छोड़कर, वो मंदसौर जो मध्य प्रदेश में वहां पे शिफ्ट हो गए थे। जो ये साइन ये शो करता है कि उस समय जो ट्रेड थी वो क्या है? डिक्लाइन फेज में पहुंचने लगी है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स हैं, जो सिल्क ट्रेडर्स हैं, उनको अपना नेटिव स्टेट लाट प्रदेश छोड़कर कहां शिफ्ट होना पड़ता है? उन्हें मंदसौर में शिफ्ट होना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद यशोधर्मन का टाइटल क्या था? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टाइटल इसका मिलता है राजाधिराज, विष्णुवर्धन, परमेश्वर और जनेन्द्र। ठीक है, राजाधिराज, विष्णुवर्धन, परमेश्वर और जनेन्द्र। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यशोधर्मन के बारे में हमें मिलती है कि ही वॉज द किंग हु डिफीटेड हुणास। हुण, इसके बाद का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसमें हुण एक बहुत इंपॉर्टेंट इस समय एक डायनेस्टी आएगी। वो क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। उसने जो हुण शासक मिहिर कुल को हराया था, और उस समय की बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। ठीक है, तो कौन? यशोधर्मन ने मिहिर शासक हुण को हराया था। और इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? कि कल्हड़ की राज तरंगड़ी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी क्या है? कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है, इसको भारत की पहली ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये कश्मीर के इतिहास का विधिवत वर्णन करता है, और उसी में ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि यशोधर्मन ने हुण शासक मिहिर कुल को हराया था। ठीक, इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिसको आज हम पढ़ेंगे, उसका नाम है हुण। उसका नाम है हुण। हुनास। हुनास की बात हम शुरुआत कहां से करेंगे? हुनास की चर्चा इससे पहले भी मिलती है हिस्ट्री में। कब मिलती है? इनको हुंगनू के नाम से जाना गया है। हुंगनू ट्राइब्स, हुंगनू ट्राइब्स थे। इन्हीं हुंगनू ट्राइब्स ने इससे पहले जो यूची ट्राइब्स है,
कहां की? सेंट्रल एशिया की। उनको अपने नेटिव स्टेट से भगा दिया था। और यही यूची ट्राइब जो है भारत में किस नाम से जानी गई? कुषाण नाम से जानी गई। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इधर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं तो ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। ठीक है, ये जो प्रदेश है जो इसको हम मान लेते सेंट्रल एशिया के आसपास है। ठीक, इसी सेंट्रल एशिया में ट्राइब्स रहती थी। सेंट्रल एशिया में ट्राइब्स रहती थी। इसी सेंट्रल एशिया ट्राइब थी यूची ट्राइब। कौन सी? यूची। इन यूची ट्राइब्स को इन हिंगनू ट्राइब्स ने डिफीट कर दिया था, जिसकी वजह से यूची ट्राइब्स कहां आई? इंडिया की तरफ आई। गांधार जो अफगानिस्तान में, उसके बाद इंडिया की तरफ आई। और इंडिया में जब आती है तो इनका नाम किस नाम से जानी गई? कुषाण नाम से। ठीक है, उसी हुमनू ट्राइब जो है वो बाद के वर्षों में गुप्ता पीरियड में लगभग मान लीजिए 450 एडी के आसपास वो हुमनू ट्राइब भारत में की तरफ इन्वेजन स्टार्ट करती है। ठीक है, बेसिकली ऐसा माना जाता है जो हुमनू ट्राइब थी उनकी दो शाखाएं थी। ठीक है, हुमनू ट्राइब की दो शाखाएं थी। जो एक शाखा थी वो कहां चली गई? वो रोम की तरफ चली गई। रोम की तरफ मतलब यूरोप की तरफ, जो वेस्टर्न शाखा थी। और जो ईस्टर्न शाखा थी वो कहां आ गई? वो भारत की तरफ आ गई। भारत की तरफ, इंडिया की तरफ। और यही जो ईस्टर्न शाखा जो भारत की तरफ आ गई, इसको क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया हून। ठीक है, अब इसी जो शाखा, इसको एक और नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना जाता है? इसको क्या कहा जाता है? व्हाइट हून्स। और इसका एक और नाम मिलता है हेप्थेलाइट। व्हाइट हून्स और हेप्थेलाइट। तो ये हून कौन थे? ये बर्बर जाति है, ये नोमैडिक ये ट्राइब्स थी। कहां की थी? सेंट्रल एशिया की। ठीक है, फिर से बात सोर्सेस की। तो सोर्सेस हमें कहां से इंफॉर्मेशन हून्स के बारे में मिलती है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है क्या है? जैन टेक्स्ट जो है कुबल माया। जैन टेक्स्ट कुबल माया से हमें हुनस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और क्या है? कुछ फॉरेन ट्रैवलर से या फॉरेन अकाउंट से हमें हुनस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कौन कौन से हैं फॉरेन ट्रैवलर्स? सुंगयून। इसका टाइम पीरियड देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ट्रैवलर्स के भारत में आने की सीरीज पूछ ली जाती है। तो याद रखिएगा जो सुंगयून है कब आया था? 520 एडी में। कौन था ये? एक चीनी एम्बेसडर था, चीन का एम्बेसडर था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इंफॉर्मेशन कौन देता है उसके बारे में? कॉस्मोस देता है। कब आया था? 530 एडी में आया था। एक चीज इंपॉर्टेंट और याद रखिएगा कॉस्मोस के बारे में। कॉस्मोस की एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है क्रिश्चियन टोपोग्राफी। क्या नाम है इस कॉस्मोस की बुक का? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। क्रिश्चियन टोपोग्राफी। ठीक है, ये किसकी बुक का नाम है? कॉस्मोस की बुक का नाम है। कॉस्मोस कब आया था? 530 में। और कहां का था? कि यूनान का था, ग्रीस का था। उसके बाद इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? हुएनसांग इंफॉर्मेशन देता है। हुएनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के पीरियड में आया था। और वो भी हुनास के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, अब इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? तो क्या है? ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है, वहां से इंस्क्रिप्शन मिलता है। किसका मिलता है? मिहिर कुल का मिलता है, जो एक खून शासक था, उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, इसमें क्या था इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अब देखिए, तो सबसे पहला जो शासक, खून शासक जिसका इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो कौन था? खुशनवाज। खुशनवाज। अब देखिए, इससे पहले गुप्ता पीरियड में खून इन्वेजन पहली बार भारत में होता है। ठीक है, कब होता है? स्कंदगुप्त के टाइम में।
माना जाता है जो स्कंदगुप्त के टाइम में जो हुंस का इन्वेजन होता है उसका नेता कौन था, उसका लीडर कौन था, ये खुशनवाज ही था। ठीक है, यही बात एक साथ एक बार और आप लोग नोट कर लीजिए क्या कि जो इन्वेजन हुआ है, हुंस का इन्वेजन स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ है, उसका इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें स्कंदगुप्त के पीरियड में जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है और जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों का जल्दी ही पीसीएस के एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भीतरी और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ क्या है, ये इंस्क्रिप्शंस हैं जिससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हुन्स ने स्कंदगुप्त के समय में भारत पर अटैक किया था और उसका नेता क्या कौन माना जाता है, खुशनवाज। खुशनवाज, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, हुन्स ने अटैक किया स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में, बट स्कंदगुप्त ने सक्सेसफुली इस इन्वेजन को रोक दिया और हुनास उसके बाद कुछ टाइम पीरियड तक भारत में नहीं आ पाए। ठीक है, बट जैसे जैसे मैंने बात स्टार्ट ही की थी, जब जब गुप्त पीरियड का अवसान चल रहा था, जब डिक्लाइन चल रहा था, तो क्या होता है, जो शासक आए कमजोर आने लगे, जिसकी वजह से क्या होता है, हुनास को भारत में अटैक करने का फिर से मौका मिलता है। ठीक है, उसके बाद कौन शासक आता है, तोरमान। तोरमान जो अगला हुन जो लीडर था जिसने भारत पर अटैक किया, उसका नाम था तोरमान। तोरमान के बारे में जो टाइटल इंपॉर्टेंट है, साहिज उब्ल। साहिज उब्ल, मैं लिख दे रहा हूं फिर से यहां पे, शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो। शाहिज उब्ल। अब साहिज उब्ल के बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है, जो शाही टाइटल था, शाही, ये टाइटल किसने अडॉप्ट किया था, ये कुशानों ने अडॉप्ट किया था। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जो हुनो ट्राइब थी, उन्होंने ही यूची ट्राइब मतलब कुशान ट्राइब्स को भारत अपने नेटिव प्लेस से पराजित किया था, जिसकी वजह से वो भारत की तरफ आए। तो उन्होंने वही टाइटल अडॉप्ट कर लिया। क्या नाम, टाइटल किस नाम से, शाहिज उब्ल नाम से। ठीक है, तोरमान के बारे में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, जो उसकी कैपिटल थी उसका नाम था पवैया। कैपिटल थी जिसका नाम था पवैया। पवैया कहां पे है, माना जाता है जो चेनाब रिवर है उसके बैंक पर ये जो स्पेस है पवैया, ये वहां पर स्टैब्लिश था, पवैया। ठीक है, इसके बाद कौन आता है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है हुन टाइम का, कौन, मिहिरकुल, ये आता है। ठीक है, मिहिरकुल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या था, सबसे पहली बात ये था वो एक शैवाइट था, वो शैव धर्म की वो क्या मानने वाला था। ये इंफॉर्मेशन किसने दी है, ये इंफॉर्मेशन हमें कल्हड़ ने दी है अपनी राजतरंगिणी में कि मिहिरकुल है वो क्या है, वो शैवाइट है। इसी कल्हड़ ने मिहिरकुल के बारे में भी बताया कि वो मिहिरकुल को विनाश का देवता बोलता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि जहां जाता है वो पूरी तरीके से हर सब चीज खत्म कर देता है। ठीक है, और मिहिरकुल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, मिहिरकुल के बारे में सबसे बड़ी बात यह भी इंपॉर्टेंट है कि इसके टाइम पीरियड का ही ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है। कौन सा इंस्क्रिप्शन, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। और इस ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि मिहिरकुल ने क्या स्टैब्लिश किया था, सन टेम्पल, कहा, ग्वालियर में। मिहिरकुल ने ग्वालियर इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसने एक सूर्य मंदिर को स्थापित किया था, कहां पे, ग्वालियर में। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मिहिरकुल के बारे में है, जो आपको जाननी चाहिए। वो क्या है, उसको बुद्ध धर्म का संहारक माना जाता है। ही वॉज नोन एज परसिक्यूटर ऑफ बुद्ध रिलीजन, कि वो जहां भी बुद्ध संघ से जो बुद्ध भिक्षु थे उनको देखता था, उनको पूरी तरीके से उनका विनाश कर देता था। ठीक है, और इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, जो इसके बारे में और इंफॉर्मेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसको मिहिरकुल को कुछ भारतीय राजाओं ने पराजित किया था। ठीक है,
किन किन लोगों ने पराजित किया था? पहला नाम तो मैंने आपको बताया कि यशोधर्मन ने पराजित किया था। यशोधर्मन। मौखरी किंग ईशान वर्मा, इसने भी पराजित किया हुन्स को। एक्चुअली ये क्या है कि इन लोगों ने मिहिरकुल, यशोधर्मन ने तो मिहिरकुल को हराया था। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट नाम हमें मिलता है जिसने मिहिरकुल को हराया, वो है लेटर गुप्ता पीरियड का नरसिंह बालादित्य, नरसिंह गुप्त बालादित्य। इसने भी मिहिरकुल को पराजित कर दिया था, लेकिन अपनी मां के कहने पर ऐसा माना जाता है कि नरसिंह बालादित्य जो था वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला था। ठीक है, इसलिए उसकी मां के कहने पर उसने मिहिरकुल को छोड़ दिया। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा। एक अपने शत्रु को पराजित करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। ये सब गलतियां भारतीय इतिहास में बहुत बार दोहराई गई है। जैसे आप पृथ्वीराज चौहान का आपको एग्जाम्पल मिलेगा, आपको उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि हमने अपने शत्रुओं को हराया और उसके बाद उन्हें प्राणदान दे दिया। और बहुत सबसे जो मॉडर्न अगर आपको एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है तो कौन सा मिल सकता है? इंडो पाक वॉर, कि हमने प्रथम 2 पाक वॉर में पाकिस्तान को हराया। यहां तक कि पाकिस्तान की 65,000 या 70,000 आर्मी को हमारे सामने सरेंडर करना पड़ा, बट तभी भी हमने क्या किया? उनको छोड़ दिया। और ये गलतियां बार बार दोहराई गई और उसका जो रिजल्ट रहा वो भी बार बार ही देखने को मिलता है कि पाकिस्तान फिर से नहीं माना और फिर से हमें कारगिल का सामना करना पड़ा। गौरी फिर से नहीं माना और गौरी फिर से भारत आता और पृथ्वीराज चौहान को हराता है। हुन्स के टाइम पीरियड यही होता है कि जब मिहिरकुल को जब नरसिंह बालादित्य छोड़ देता है तो ऐसा नहीं कि मिहिरकुल यहां से चला जाता है, मिहिरकुल कश्मीर पहुंच जाता है और अपनी गतिविधियां कश्मीर में जारी रखता है। ठीक है, तो इसी को आगे बात स्थापित करते हैं कि मिहिरकुल के बाद भी हुन्स बने रहे। वो ठीक है कि धीरे धीरे हुन्स को कुछ भारतीय राजाओं ने पराजित किया। कौन कौन ने? यशोधर्मा ने मिहिरकुल को पराजित किया था, नरसिंह बालादित्य ने मिहिरकुल को पराजित किया था। आगे नाम आएगा मौखरी की ईशान वर्मा, मौखरी जो डायनेस्टी है उसके ईशान वर्मा ने हुनों को पराजित किया था। और प्रभाकर वर्धन जो थानेश्वर का, जो हर्षवर्धन का पिता था, उसने भी हुन्स को पराजित किया था। उसका टाइटल ही था हूण हरिण केसरी। ये मैं जब अभी इसके बाद जो टॉपिक अलग से मैं आपको हर्ष पढ़ाऊंगा, थानेश्वर की जो डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी को पढ़ाऊंगा, वहां पे हम इसका डिटेल्स इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हुन्स का जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखने को यहां मिलती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज और है वो क्या है? हुन्स का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन रहे जिनका नाम था कर्नल टॉड। इनकी एक बुक है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन्होंने जो राजपुताना लैंड है उस पर बहुत काम किया। ठीक है, वहां की कल्चर और वहां की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। जो राजपूत की जो उनका उदय हुआ है वो कैसे हुआ है? वो हुन्स से हुआ है। उनका ऐसा मानना था जब हुन्स भारत आए तो उन्होंने भारतीय कन्याओं से विवाह किए और उन कन्याओं से जो डिसेंडेंट्स है, जो वंशज उत्पन्न हुए, वो कौन थे? वो हुन थे। ऐसा किसका कहना है? इसका ऐसा कर्नल टॉड का कहना है, जिन्होंने अपनी बुक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा गया है, में ये इंफॉर्मेशन दी। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज पाई गई वो हुन्स के कारण जो ट्रेड इस समय चल रहा था सेंट्रल एशिया और यूरोप से, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो गया। हुन्स के अटैक के कारण जो ट्रेड चल रहा था, जो इंडिया के ट्रेड रिलेशन था आपका यूरोप से, रोम से, सेंट्रल एशिया से, वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगा। जिसका इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलता है? मैंने आपको पहले ही बताया, वो मंदसौर इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जिसमें ऐसा पाया कि जिसमें ऐसा हमें इंफॉर्मेशन मिली, जो सिख व्यूअर्स थे वो ट्रेड के डिग्रेडेशन होने के कारण उनको अपना नेटिव स्टेट, जो उस समय लाड था, लाड गुजरात के एक प्लेस का नाम है, उनको अपने नेटिव स्टेट छोड़कर कहां आना पड़ा? मंदसौर आना पड़ा।
जिससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसमें ट्रेड जो था वो धीरे धीरे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ कम होने लगा था। बट इसके साथ साथ हुआ क्या, जब वेस्टर्न कोस्ट से जब ट्रेड कम होने लगा तो क्या हुआ, ईस्टर्न कोस्ट से ट्रेड बढ़ने लगा। ईस्टर्न कोस्ट मतलब साउथ ईस्ट एशिया के साथ। ये क्या है, ये सब इफेक्ट ऑफ हुन इन्वेजन है। इसके अलावा हुन्स के इन्वेजन से भारत में एक नई टाइप ऑफ कॉइन्स का भी उदय देखने को मिलता है। कौन सी कॉइन्स, इसको नाम दिया गया गधैया कॉइन्स। गधैया कॉइन्स, गधैया कॉइन्स। गधैया कॉइन्स का मतलब ये है कि जो ये कॉइन्स में जो पिक्चर जो डिपिक्ट हो रही थी वो कैसी थी, एक गधे के मुंह की तरह। तो उसको जब उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उसको इंटरप्रेट किया तो क्या नाम दिया, इसका नाम भी गधैया कॉइन्स दे दिया गया। और ये गधैया कॉइन्स बाद की जो राजपूताना रियासतें थी उसमें ये कॉइन्स बहुत बड़ी मात्रा में देखे गए। गधैया कॉइन्स ये किसकी वजह से शुरू हुए थे, हुन्स इन्वेजन की वजह से। तो ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये हुन इन्वेजन, हुन रूलर्स, हुन्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा भारतीय सोसाइटी पर, भारत के समाज पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि हुन्स ने संस्कृत लैंग्वेज को भी पैट्रोनेज प्रोवाइड किया। संस्कृत लैंग्वेज उस समय की वैदिक लैंग्वेज थी, उसको भी पैट्रोनेज प्रोवाइड किया। ये एक हुन्स का एक भारतीय समाज के प्रति बहुत ज्यादा क्या है, ये भारतीय समाज की देन है कि क्या, कि उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को पैट्रोनेज प्रोवाइड किया था। अब हुन्स के बाद जो अगली डायनेस्टी आती है उसका नाम है द लैटर गुप्तास ऑफ मगध एंड मालवा। लैटर गुप्ता का मतलब ये है, ये ऐसे गुप्ता थे जो मगध रीजन में पाए गए। बट ये जो एक्चुअल गुप्तास हैं उनसे उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। बट चूंकि उनके नाम के आगे गुप्ता लगा हुआ था इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, लैटर गुप्तास। इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, अफ्टर इंस्क्रिप्शन से हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी हम कोई भी डायनेस्टी हिस्ट्री में कुछ भी अगर पढ़ेंगे तो वो किस पर आधारित होगा, इंफॉर्मेशन, किस सोर्सेस से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, इस पर हम सबसे पहले ध्यान देंगे। दूसरा क्या इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, हमें देव बर्नाक इंस्क्रिप्शन से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये अफ्टर इंस्क्रिप्शन कहां है, ये जो बिहार का जो गया रीजन है वहां से इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं। फाउंडर कौन था इस डायनेस्टी का, तो फाउंडर का नाम है कृष्णदत्त। कृष्णदत्त इसका फाउंडर था। अगला जो रूलर है उसका नाम है कुमारगुप्त और इसने टाइटल क्या अडॉप्ट किया था, महाराजा धीराज का। तो ये टाइटल क्या सिग्निफाई करता है कि ये पहला ऐसा लेटर रूलर था जिसने इंडिपेंडेंट स्टेटस को प्राप्त कर लिया था। इससे पहले क्या थे, दे वर जस्ट अ फ्यूडल। बट जब कुमारगुप्त आता है तो उसने महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया और ये शो करता है कि अब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस में आ चुका था। कुमारगुप्त के बारे में एक और इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ये मिलती है कि इसने प्रयाग में अपने देह को दान कर दिया था, अपने प्राण दे दिए थे प्रयाग में। प्रयाग में ही क्यों, क्योंकि भारतीय कल्चर में ऐसा माना गया है कि कभी भी किसी पवित्र स्थान पर अगर आप देह त्याग करेंगे तो क्या होगा, आप सीधे स्वर्ग की ओर जाएंगे। जैसा पहले रामायण काल में आपने राम जी के लिए देखा होगा जिन्होंने सरयू नदी में अपना देह को त्यागा था। और इसके साथ साथ आपको और भी आगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे एक रूलर था चंदेल का धन, उसने भी प्रयाग में जाकर अपना देह दान किया था, देह को त्यागा था। इसके अलावा एक और रूलर है जिसका नाम है गांगेय देव, कलचुगी रूलर। एक कलचुगी डायनेस्टी है किसकी, राजपूत पीरियड की। उसका एक और रूलर था जिसका नाम था गांगेय देव। उसने भी प्रयाग में जाकर ही अपना देह त्यागा था। तो जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिले तो आप कोशिश करिए कि उससे संबंधित या उससे रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो उसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, तो याद करने में आसानी होगी। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है रूलर, उसका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त
देवगुप्त जो है वो वर्धन डायनेस्टी के जो हर्षवर्धन है उसका समकालीन था, या उसके समय का राजा था। उसका वो था क्या, एक्चुअली वो क्या था, वो हर्ष का प्रतिद्वंदी शासक था, एक कॉम्पिटिटर था। रीजन उसका क्या था कि इस देवगुप्त ने क्या किया था, देवगुप्त ने जो हर्षवर्धन की जो ब्रदर इन लॉ था ग्रहवर्मन, उसको क्या उसकी हत्या कर दी थी और उसकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया था। इसलिए जब हर्षवर्धन को जब थ्रोन पे आता है तो प्रण करता है कि सबसे पहले वो इसका बदला लेगा, किससे, देवगुप्त से लेगा, और बाद में देवगुप्त की हत्या ले जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर कौन आता है, आदित्य सिंह। आदित्य सिंह के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इसी अफसर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। आदित्य सिंह ने क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसा किया था, तो सबसे पहले यह है कि उसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। भारतीय कल्चर में अश्वमेध यज्ञ करने की पहले से एक परंपरा रही है। जो रूलर होता है अपने पावर को प्रदर्शित करने के लिए क्या करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है। ये वैदिक पीरियड से चला आ रहा था और बाद के पीरियड तक भी चला रहता है। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो हमारी क्लास में आपको बताऊंगा कि जो गुप्त रूलर था आपका समुद्रगुप्त, उसने भी क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसके बाद आदित्य सिंह ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसी प्रकार और भी बहुत सारे रूलर्स हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। मैं आपको जैसे जैसे आगे चर्चा बढ़ेगी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। इसके बाद क्या मिलता है कि इसने परम भागवत की जो टाइटल था इसको अडॉप्ट किया था। परम भागवत का मतलब यह होता है कि वो एक डिवोटेड विष्णुवाइट था, विष्णु धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा डिवोटेड था, जिसके लिए उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि इससे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त रूलर था उसने भी अडॉप्ट की थी। ठीक है, तो ये है कि जो भी इस टाइप के टाइटल मिले वो आप एक जगह लिख कर लीजिए। इसके समय में और इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी कि उसके समय में चीनी राजदूत था जिसका नाम था वांग हुएत्से। वो आदित्य सेन के टाइम पीरियड में मगध आया था। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम मिलता है, एक और नाम मिलता है जिसका नाम था कोरियाई राजदूत। कोरिया का एक राजदूत था जिसका नाम था हुइलिन। ये भी आदित्य सेन के टाइम में मगध आया था। ठीक, और जो लास्ट रूलर मिलता है इस डायनेस्टी का, लेटर गुप्ता डायनेस्टी का, उसका नाम था जीवित। अब जो अगली डायनेस्टी आती है उसका नाम था मैत्रकास ऑफ वल्लभी। वल्लभी का मैत्रक वंश। वल्लभी कहां है, वल्लभी जो गुजरात का जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है वहां पर वल्लभी कहीं है। वल्लभी का नाम और भारतीय इतिहास में कहां कहां आता है। वल्लभी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वल्लभी में यूनिवर्सिटी पाई गई, एक विश्वविद्यालय पाया गया। ठीक है, जो विश्वविद्यालय विक्रमशिला तक्षशिला के स्तर का था। और वल्लभी से ही पहली जैन संगीति का भी आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीजें वल्लभी के बारे में याद रखिएगा। वही कि जहां भी आपको ऐसा कोई नाम मिले उसको एक जगह कर लीजिए। ठीक है, जिससे याद रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। तो क्या था, ये मैत्रकास वंश ऑफ वल्लभी। फाउंडर कौन था, फाउंडर का नाम है भट्टारक। ये लोग थे कौन, ये लोग डिवोटेड शैवाइट थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। और इन्होंने जो टाइटल अडॉप्ट किया था उसका नाम था परम माहेश्वर। ठीक, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इस टाइम पीरियड का है उसका नाम है ध्रुवसेन सेकंड। ध्रुवसेन सेकंड, इसने एक महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया था, मतलब कि ये इस डायनेस्टी को इसने इंडिपेंडेंट स्टेटस में लेके आया था। और सब एक इंपॉर्टेंट है कि ये हर्ष का दामाद था, कि हर्ष की बेटी का विवाह क्या था, इसके साथ हुआ था, ध्रुवसेन सेकंड के साथ। मतलब इसका वर्धन डायनेस्टी के साथ इसी मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे। और इसके कोर्ट में एक महाकवि भट्टी भी निवास करते थे। इंपॉर्टेंट चीज वल्लभ डायनेस्टी या मैत्रक डायनेस्टी के बारे में यह भी है कि इन्होंने उसी एरा को इस्तेमाल, उसी संवत का उपयोग किया था जो गुप्त संवत था 319 एडी। इसीलिए 319 एडी को वल्लभ संवत माना जाता है, वल्लभी संवत माना जाता है।
जो लास्ट डायनेस्टी है पोस्ट गुप्ता पीरियड की, उसका नाम है द मौखरीज ऑफ कन्नौज, कन्नौज की मौखरी वंश। जो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज का क्षेत्र है उसमें ये वंश पाया गया, मौखरी वंश। हमें सोर्स कहां से मिलता है इसके बारे में? हमें सोर्स मिलता है हरहा लेक। हरहा लेक जो उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है वहां से इंस्क्रिप्शन मिलता है, हरहा इंस्क्रिप्शन। दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? असीरगढ़ मुद्रा लेख। असीरगढ़ कहां पर पड़ता है? असीरगढ़ महाराष्ट्र के बुरहानपुर क्षेत्र में पाया जाता है। असीरगढ़ और भी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसको वे टू दक्कन भी माना जाता है। मेडाइवल पीरियड में अकबर ने इस असीरगढ़ को जब इस पर अपना कंट्रोल किया था तो कहा जाता है कि इसने इसे सोने की चाबियों से खोला था। सोने की चाबियों से खोलने का ये भी मतलब था, ये भी सिग्निफिकेंस ये भी हमें मिलता है कि क्या शो करता है कि अब मुगल्स को दक्कन जाने का रास्ता मिल गया था। दक्कन जो उस समय बहुत ही प्रॉस्पेरस रीजन था, वहां जाने का रास्ता कहां से मिला था? असीरगढ़ के, जब उसने किले पर अपनी विजय प्राप्त की थी। और ये अकबर की टाइम की आखिरी विजय भी थी असीरगढ़ के किले की। अगला जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है बढ़वा यूप इंस्क्रिप्शन। बढ़वा यूप इंस्क्रिप्शन, बढ़वा यूप इंस्क्रिप्शन कहां है? ये राजस्थान के कोटा क्षेत्र में पाया गया। एक्चुअली सेकंड से लेकर थर्ड सेंचुरी के बीच में, सेकंड टू थर्ड सेंचुरी एडी, इस बढ़वा क्षेत्र से क्या मिलता है? एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। और ये इंस्क्रिप्शन किस टाइप का था? ये यूप था। एक्चुअली वैदिक पीरियड से ही जब भी कोई यज्ञ का आयोजन किया जाता था तो उसको कमोमरेट करने के लिए यूपों को बनवा दिया जाता था। यूप मतलब एक टाइप का पिलर। तो ऐसा माना गया कि उस समय बढ़वा रीजन में जो उस समय राजा था उसके 3 पुत्र थे और इन तीनों पुत्रों ने अलग अलग क्या किया? एक त्रिरात्र यज्ञ का आयोजन कराया था। त्रिरात्र यज्ञ मतलब ऐसा यज्ञ जो 3 रातों तक चलता है। उस यज्ञ का सफलतापूर्वक आयोजन कराने की वजह से इन्होंने क्या किया? एक बढ़वा यूप इंस्क्रिप्शन, बढ़वा क्षेत्र में एक यूप को लगवाया, इसको इरेक्ट किया और वहां पे क्या किया? एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया। और इसी इंस्क्रिप्शन के पर सबसे पहले मौखरी नाम मिलता है। ठीक है, तो ये भी इंस्क्रिप्शन क्या शो करता है? मौखरी डायनेस्टी के बारे में शो करता है। मतलब सेकंड से थर्ड सेंचुरी एडी के आसपास राजस्थान के कोटा रीजन में मौखरी डायनेस्टी की एक शाखा रूल करती थी। फाउंडर कौन है इसका? हरिवर्मा है। इसके और जो रूलर्स हैं उनके नाम ये हैं। कभी कभी एग्जाम में रूलर्स का पूरा सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, एक एग्जाम में पूछा गया है। तो उनके बाद आदित्य वर्मा आता है, ईश्वर वर्मा आता है, उस पर ईशान वर्मा आता है। ईशान वर्मा ने टाइटल कौन सा अडॉप्ट की थी? महाराजा धीराज की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ईशान वर्मा ने ही इन मौखरीज को इंडिपेंडेंट स्टेटस प्रोवाइड किया था कि इससे पहले दे वर जस्ट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईशान वर्मा क्या हुआ? उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेटस को प्राप्त कर लिया। ईशान वर्मा की चर्चा इससे पहले भी हो चुकी है कि ईशान वर्मा ने क्या? हूणों को पराजित किया था। ईशान वर्मा ने हूणों को भी पराजित किया था। उसके बाद जो अगला रूलर मिलता है उसका नाम है सर्व वर्मा। जो असीरगढ़ मुद्रा लेख है वो इसी सर्व वर्मा का ही है। अगला रूलर का नाम है अवंती वर्मा। अवंती वर्मा के समय ही जो थानेश्वर की जो वर्धन डायनेस्टी थी उसका इसके साथ क्या हुआ? मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टैब्लिश हुआ। कैसे स्टैब्लिश हुआ? कि जो अवंती वर्मा का बेटा था ग्रह वर्मा, उसका विवाह किसके साथ हुआ? प्रभाकर वर्धन की बेटी के साथ, मतलब हर्ष की बहन के साथ ग्रह वर्मा का विवाह हुआ। ठीक है, और जो लास्ट रूलर है ग्रह वर्मा, उसको किसने मार दिया? उसकी किसने हत्या कर दी? देवगुप्त ने हत्या कर दी थी और कन्नौज पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। जिससे किसने छुटकारा दिलाया? हर्ष ने। हर्ष ने देव वर्मा की को मारकर कन्नौज पर फिर से अपना कंट्रोल रिगेन कर लिया और अपनी कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज की तरफ शिफ्ट कर दी। और इसके बाद जो पूरा होगा, अगली डायनेस्टी के बारे में जो पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, वो कौन सी होगी? वर्धन डायनेस्टी। डायनेस्टी को कंक्लूड करते हैं पोस्ट गुप्ता की सारी डायनेस्टी। कल हम इंडिपेंडेंटली वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो भी आपको अच्छा लगा हो या जो बुरा भी लगा हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा।
इससे आपके लिए और मेरे लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि मैं भी आपको बेटर क्लासेस प्रोवाइड करा पाऊंगा। आज ही क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को, जिसका नाम है अद्वैत क्लास, जिससे आपको और बेहतर क्लासेस हम प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।